हेलो क्लास, अस्सलामु अलैकुम। क्लास, आज हम करेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी का तीसरा लेक्चर। इसमें हम समझेंगे ग्लोबलाइजेशन क्या है, लिबरलाइजेशन क्या है और वो कौन से कारक हैं जो ग्लोबलाइजेशन को या वैश्वीकरण को प्रमोट करते हैं या उसको पॉसिबल बनाते हैं। लेकिन आज के लेक्चर से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पॉइंट समझे थे। तो पिछली क्लास में हमने समझा था कि इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट क्या है, यानी कि बाज़ार का एकीकरण क्या है और एमएनसी किस तरीके से रोल प्ले करती है बाज़ार को एक करने में, बाज़ार का एकीकरण करने में। उसके बाद हमने समझा था विदेशी व्यापार का अर्थ और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट का अर्थ, यानी कि विदेशी व्यापार क्या है और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट क्या है। उसके बाद हमने देखा कि जो विदेशी व्यापार है उससे बाज़ार का एकीकरण कैसे संभव हो रहा है। तो इनकी चर्चा हमने पिछले क्लास में की थी। आज के लेक्चर में हम करेंगे ग्लोबलाइजेशन का अर्थ और उसको पॉसिबल बनाने वाले कारकों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पहले जो हम टॉप पॉइंट्स पढ़ेंगे उनमें कौन कौन से शामिल हैं हम ये देख लेते हैं। पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। दूसरा हम देखेंगे फैक्टर डेट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वो कारक जो ग्लोबलाइजेशन को प्रभावित करते हैं या ग्लोबलाइजेशन को पॉसिबल बनाते हैं। तीसरा हम करेंगे लिबरलाइजेशन या उदारीकरण। चौथा हम करेंगे WTO एंड इट्स मेन फंक्शन, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका गठन कब हुआ और ये जो WTO है इसका जो मेन फंक्शन है इसके वो कौन कौन से होते हैं। तो इन मेन फंक्शन के बारे में भी हम आज बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं हम अपने पहले पॉइंट से, मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, जहाँ तक ग्लोबलाइजेशन का बात है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन यानी कि अलग अलग बाज़ारों को एक ग्लोब में बदल देना, यानी कि विश्व का एकीकरण करना, यानी कि विश्व के जितने भी बाज़ार हैं उन सबों को एक कर देना। अब विश्व के जो सभी बाज़ार हैं उनको एक हम कैसे कर सकते हैं कि हम जो वस्तुओं का फ्लो है, वस्तुओं और सेवाओं का जो प्रवाह है एक देश से दूसरे देश में, उसको हम फ्री ऑफ रूल कर दें। उससे रिलेटेड जितने भी बैरियर्स हैं हम अगर उनको कम कर दें या उनको हटा दें, जिससे कि एक देश दूसरे देश से ईजिली व्यापार कर सके, तो इस तरीके से हम ग्लोबलाइजेशन की स्थिति को उत्पन्न कर सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का बेसिक मतलब यही है कि जब हम बाज़ारों को, एक देश की इकोनॉमी को रूल से क्या करते हैं, एक देश की इकोनॉमी को दूसरे या शेष विश्व के देशों के लिए खोल देते हैं। यानी कि जितने भी देश हैं दुनिया में वो क्या करते हैं, एक दूसरे देश से व्यापार करते हैं और एक दूसरे देश से व्यापार करना ही वैश्वीकरण को जन्म देता है। तो वैश्वीकरण को इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी देश की अर्थव्यवस्था या सभी देश की अर्थव्यवस्था शेष विश्व के सभी देशों के लिए खोल दी जाती है और विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को न्यूनतम कर दिया जाता है। तो ये है ग्लोबलाइजेशन। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इट इज़ ए सिचुएशन वेयर एनी पर्सन कैन परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन एनी कंट्री बाय कंप्लाइंग सम फॉर्मेलिटीज़, यानी कि ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई भी पर्सन जो है वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को किसी भी देश में कर सकता है सिर्फ चंद फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करने के बाद। हेंस द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी टेक प्लेस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। और इस प्रकार क्या होता है, जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का जो प्रवाह है और जो संसाधन है एक देश से दूसरे देश में फ़्लो करते हैं और टेक्नोलॉजी भी एक देश से दूसरे देश में फ़्लो करती है। तो इसी को कहते हैं हम वैश्वीकरण। और बिल्कुल संक्षिप्त भाषा में, अगर बिल्कुल सीमित शब्दों में ग्लोबलाइजेशन को परिभाषित किया जाए तो ग्लोबलाइजेशन को ऐसे परिभाषित किया जा सकता है कि इट कैन बी डिफाइंड एज इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड,
यानी कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि अलग अलग देशों की अलग अलग इकोनॉमी है। तो अगर हम इन देशों की सीमाओं को हटा दें और पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं उन सब की अर्थव्यवस्था को जोड़ दें, उसको एक मान लें, तो यही क्या है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। यानी कि इट कैन बी डिफाइंड एज इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था ग्लोबलाइजेशन कहलाती है। तो ये अर्थ हुआ ग्लोबलाइजेशन का। अब हम पढ़ेंगे वो फैक्टर कौन कौन से हैं जो ग्लोबलाइजेशन को पॉसिबल बनाते हैं। तो पहला है ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। जैसे सपोज कीजिए हमें किसी प्रोडक्ट को या गुड्स को और सर्विसेज को हम एक देश से दूसरे देश में ले जाना चाहते हैं और वहाँ उसको बेचना चाहते हैं। तो जब तक हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं नहीं होंगी, यातायात की सुविधाएं नहीं होंगी, जब तक क्या हम एक देश से वस्तुओं को दूसरे देश में पहुंचा सकते हैं? ओबियसली नहीं पहुंचा सकते। तो ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है ग्लोबलाइजेशन के लिए। जब तक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं नहीं होंगी, हम माल को एक देश से दूसरे देश में नहीं पहुंचाया जा सकता। और जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो एक देश से दूसरे देश में गुड्स को ले जाया जाता है, वो किन किन ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से ले जाया जाता है? जैसे पानी के जहाज़ से, एरोक्राफ्ट से, या रेलगाड़ी के थ्रू। तो इस तरीके से जो एक देश का सामान है वो दूसरे देश में ले जाया जाता है और वहाँ उसका व्यापार किया जाता है, यानी कि उसकी ख़रीद फरोख्त की जाती है। तो पहला जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हुआ, वो ये है कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है। हम एक सामान को बहुत कम समय में दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, यहाँ तक कि एक देश से दूसरे स्थानों तक, दूसरे देशों तक भी हम वस्तुओं को ले जा सकते हैं। इसी वजह से ग्लोबलाइजेशन आज संभव हो पाया है। दूसरा है ICT या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब ICT का मतलब ये है कि अगर एक देश दूसरे देश में किसी वस्तु को खरीदना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस देश के प्रोड्यूसर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। और वो उस देश के प्रोड्यूसर से कैसे कांटेक्ट करेगा? इंटरनेट के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू। इसी कंप्यूटर को और इंटरनेट की जो सुविधा है, इसी को हम कहते हैं ICT, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या करते हैं, जो व्यावसायिक सूचनाएं हैं या जो हमारे व्यावसायिक सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, और जो हमारे जो बाकी देश हैं उन तक हम क्या करते हैं, अपनी व्यावसायिक सूचनाओं को दूसरे देश में भेजते हैं और उनसे दूसरे देश के लोगों से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। बिना कंप्यूटर के या बिना इंटरनेट के ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक देश में बैठकर दूसरे देश के लोगों से कम्युनिकेट कर पाएँ या बात कर पाएँ। तो जब तक हम कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे तब तक हम जो है अपना व्यापार कैसे शुरू कर पाएंगे। तो ग्लोबलाइजेशन के लिए ये जो ग्लोबलाइजेशन को पॉसिबल बनाता है उनमें सबसे बड़ा कारण एक ये भी है कि हमारे पास आज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। यानी कि हम एक देश से बैठे बैठे, एक देश में बैठे बैठे दूसरे देश में किस प्रोडक्ट की मांग है, किस प्रोडक्ट को दूसरे देश में बेचना है और उस देश तक कैसे जाना है, इन सब से रिलेटेड हमारे पास जानकारी या टेक्नोलॉजी है। तो इसी आधार पर हम ग्लोबलाइजेशन को पॉसिबल बना पाते हैं। तो ICT भी एक बड़ा कारण है जो ग्लोबलाइजेशन को पॉसिबल बनाता है। इसके बाद है पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर का मतलब ये हुआ, हर देश की राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं और जो दो देश होते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसी है, वो भी प्रभावित करती है ग्लोबलाइजेशन को या फॉरेन ट्रेड को। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान है, तो हमारे जो रिश्ते हैं इंडिया के पाकिस्तान से बिगड़े हुए हैं, तो हम पाकिस्तान से अब व्यापार नहीं करते या ना के बराबर करते हैं। तो ये क्या हुआ, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका जो है पाकिस्तान की नेताओं के साथ मतभेद है, जिस वजह से हम पाकिस्तान से व्यापार नहीं कर पा रहे। तो ये क्या है, एक रीज़न है, पॉलिटिकल फैक्टर है, जिसकी वजह से हम ग्लोबलाइजेशन को प्रभावित कर पा रहे हैं। अगर हमारे किसी देश के साथ पॉलिटिकल लीडर से अच्छे संबंध हैं तो हम उस देश में ज़्यादा व्यापार करेंगे। जैसे पहले पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान से हमारे काफ़ी टाइम पहले अच्छे संबंध थे
और हमने पाकिस्तान को MFN का दर्जा दिया था। MFN मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन उन कंट्रीज़ को कहते हैं जिसको एक देश ये उपाधि देता है कि वो उस देश के साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन के तौर पर काम करेंगे। यानी कि अगर पाकिस्तान हमारे लिए जब मोस्ट फेवर्ड नेशन था तो हम उसको कम कीमत पर वस्तुओं और सेवाओं को बेचते थे। लेकिन अब हमारे उससे पॉलिटिकल रिलेशन जो है वो कमज़ोर हो गए हैं, तो इसकी वजह से हमने उससे MFN का दर्जा ख़त्म कर दिया है और अब हम पाकिस्तान को कोई भी सस्ता सामान नहीं देते। तो इस तरीके से जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं या पॉलिटिकल रिलेशनशिप है एक देश के लीडर्स के दूसरे देश के लीडर्स से, उनके कारण भी ग्लोबलाइजेशन प्रभावित होता है। अगर ये रिलेशन अच्छे होंगे तो विदेशी व्यापार बढ़ेगा, जिससे ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ेगा। और अगर ये पॉलिटिकल रिलेशनशिप जो है हम दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच में अच्छी नहीं होगी, वो उनके बीच में दुश्मनी होगी, तो ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है और विदेशी व्यापार जो है वो कम होने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप है वो भी ग्लोबलाइजेशन को प्रभावित करती है। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। आपने देखा होगा बहुत से लोग इच्छुक होते हैं कि वो दूसरी कंट्रीज़ में व्यवसाय करें। वो चाहते हैं कि वो दूसरी कंट्रीज़ में जाकर पैसा कमाएं और वहाँ पर अपनी जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसको बढ़ाएं और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा पाएं। अब मिसाल के तौर पे अगर इंडिया का कोई आदमी अमेरिका में काम करना चाहता है तो वो क्या करेगा, अमेरिका में जाएगा और वहाँ अपना जॉब ढूंढेगा। तो इस तरीके से अमेरिका में जॉब करना क्या है, एक एम्प्लॉयमेंट का उदाहरण है। इस एम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है या फॉरेन ट्रेड हो रहा है। क्योंकि जो मानव है वो भी एक तरीके से रिसोर्स है और वो भी विदेशी व्यापार में अहम भूमिका अदा करता है। तो अगर एक देश के लोग दूसरे देश में रोज़गार करने जाते हैं तो इससे भी ग्लोबलाइजेशन मजबूत होता है और विदेशी व्यापार बढ़ता है। क्योंकि जो मानव जो सर्विस प्रोवाइड करता है एज ए ह्यूमन रिसोर्स, वो भी व्यापार के योग्य होती हैं, उनका भी व्यापार होता है। और उनका व्यापार कैसे होता है, मानव संसाधन को हायर करके अपने कंपनी में लगाना ही क्या है, एक तरीके से मानव संसाधन का उपयोग करना है और उसका व्यापार करना है। इसी तरीके से अगर कोई विदेशी हमारे देश में काम करना चाहता है तो वो हमारे देश में काम करने आएगा और यहाँ व्यवसाय शुरू करेगा। तो इस तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट की सर्चिंग है, यानी कि जब हम रोज़गार ढूंढते हैं तो या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई इतना ज़्यादा काबिल हो गया हमारे इंडिया में जिसको अब अच्छी से अच्छी नौकरी इंडिया में नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा एडवांस नहीं है, तो वो अपनी स्किल का पूरा फ़ायदा ना उठा पाए। तो अगर कोई आदमी एडवांस टेक्नोलॉजी की नॉलेज रखता है तो वो क्या करेगा, एडवांस कंट्रीज़ में अपनी जॉब को ढूंढने की कोशिश करेगा। तो रोज़गार की भी क्या है, एक वजह है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन प्रभावित होता है या ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण संभव होता है। क्योंकि एक देश से लोग दूसरे देश में अक्सर रोज़गार के आधार पर एक देश से दूसरे देश में प्रवास करते हैं। तो रोज़गार भी एक कारण है, रोज़गार का मिलना ना मिलना भी एक कारण है जो ग्लोबलाइजेशन को संभव बनाता है। दूसरा है एजुकेशन। अक्सर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एडवांस कंट्री से अपनी एजुकेशन लेना चाहते हैं। और एडवांस कंट्री से जब हम एक देश के लोग जब दूसरे देश में एजुकेशन लेने जाते हैं तो इसका मतलब है कि उन दो देशों के बीच में एजुकेशन सर्विसेज का व्यापार हो रहा है। यानी कि एक देश उसमें से एजुकेशन सर्विसेज को ख़रीद रहा है और जिस देश में एजुकेशन ली जा रही है वो देश अपनी एजुकेशन सर्विसेज को बेच रहा है। तो सेवाएं भी क्या होती हैं, ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट हैं। सेवाओं की खरीद फरोख्त भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी वस्तुओं की खरीद फरोख्त है। तो ग्लोबलाइजेशन को संभव बनाने में एजुकेशन का भी अहम रोल है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो बिना एजुकेशन के यूज़ नहीं की जा सकती। जैसे ICT है, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है, अगर एजुकेशन या ट्रेनिंग ना हो तो ये चीज़ें भी संभव नहीं हो पाएंगी। तो एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो ग्लोबलाइजेशन को संभव बनाता है, वैश्वीकरण को संभव बनाता है। क्योंकि एजुकेशन के माध्यम से ही जितना भी
प्रोडक्शन है हायर स्टैंडर्ड गुड्स का, वो संभव हो पाता है। बिना एक ऐसा आदमी जो एजुकेटेड नहीं है वो अच्छी सर्विसेज या अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। तो एजुकेशन भी क्या करता है, एक देश से दूसरे देश में एजुकेशन सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से फॉरेन ट्रेड बढ़ता है और उस फॉरेन ट्रेड का बढ़ना ही क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन को जन्म देता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। तो एजुकेशन भी एक बड़ा फैक्टर है जो ग्लोबलाइजेशन को संभव बनाता है। दूसरा है नेचुरल रिसोर्सेज। आपने देखा होगा हर देश में अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। कोई भी देश ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि उसके देश में सारे नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं। किसी देश में कोई से नेचुरल रिसोर्सेज अधिक पाए जाते हैं, किसी देश में कोई और नेचुरल रिसोर्सेज अधिक पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे इंडिया में लेबर ज़्यादा पाई जाती है, लेबर सस्ती है। मानव भी एक तरीके से नेचुरल रिसोर्स है, तो यहाँ पर क्या है, लेबर सस्ती है और रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन जो अरेबिक कंट्रीज़ हैं उनके पास तेल के कुएं हैं और वो तेल, नेचर ने उन्हें तेल के कुएं सौंपे हैं, जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्स के रूप में उनके पास तेल जो है एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है जो नेचर ने उन्हें दिया है। तो इसी तरीके से हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे कि कुछ देश हैं जिनकी जो बाउंड्रीज़ हैं, जो सीमाएं हैं, वो समुद्र से नहीं मिलती, यानी कि उनके चारों तरफ कहीं पर भी समुद्र की सीमाएं नहीं हैं। तो वो देश क्या करते हैं, जो पानी से जो प्रोडक्ट बनते हैं जैसे मछली वगैरह हैं, जो पानी से जो प्रोडक्ट निकलता है उसका वो यूज़ नहीं कर पाते और वो उसको इंपोर्ट करते हैं उन देशों से जिन देश की सीमाएं समुद्र से सटी हुई हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की जो है कोई भी सीमाएं समुद्र से सटी हुई नहीं है, लेकिन इंडिया की जो है एक बहुत बड़ी सीमा है, देश की बाउंड्री है जो समुद्र से जुड़ी हुई है, ओशियन से जुड़ी हुई है। तो एक तरीके से अगर हम एग्जांपल लें कि जो पाकिस्तान है वो इंडिया से वाटर का जो प्रोडक्ट है, जो मछली वगैरह हैं, उनको ख़रीदता है, तो ये क्या है, एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन को संभव बना रहा है, ये विदेशी व्यापार को बढ़ा रहा है। इसी तरीके से जिन देशों के पास कुएं हैं तेल के, वो क्या करते हैं, उन देशों को तेल सप्लाई करते हैं जिन देश में तेल के कुएं नहीं हैं, जिन देश में तेल का प्रोडक्शन नहीं होता। इसी तरीके से जिन देश के पास लेबर सस्ती है वो क्या करते हैं, लेबर की सप्लाई पूरी दुनिया में फैलाते हैं और पूरी दुनिया में लेबर को सप्लाई करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर देश में हर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होता, किसी देश में किसी चीज़ के नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है, किसी देश में किसी और चीज़ का नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों के पास या जिन देशों के पास जो भी नेचुरल रिसोर्स नहीं होता, वो उस रिसोर्स को प्रयोग करने के लिए दूसरे देश पर डिपेंड रहता है। यानी कि एक और शेष विश्व क्या करता है, या एक देश दूसरे देश में क्या करता है, उन वस्तुओं और सेवाओं से व्यापार करता है जिस वस्तुओं और सेवाओं को पाना चाहता है। तो कहने का मतलब यही है कि नेचुरल रिसोर्सेज सभी देश में समान नहीं होते, लेकिन उनकी आवश्यकता हर देश में होती है। जब हर देश में आवश्यकता है और हर देश में वो नेचुरल रिसोर्सेज है नहीं, तो वो क्या करते हैं, फॉरेन ट्रेड के जरिए एक दूसरे देशों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं अपने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र करके। तो इस तरीके से जो नेचुरल रिसोर्स है वो भी ग्लोबलाइजेशन को संभव बनाता है। तीसरा है लिबरलाइजेशन। आपने देखा होगा और जानते भी होंगे कि जो एक देश है वो दूसरे देश में ऐसे ही व्यापार नहीं करता, उसके लिए बहुत से कानूनों को फॉलो करना पड़ता है। तो जब कानून बनाए जाते हैं तो वो कानून जो बनाए गए हैं विदेशी व्यापार के लिए या इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, वो क्या करते हैं, एक तरीके से फॉरेन इन्वेस्टर्स को डिमोरलाइज करते हैं कि वो उस देश में इन्वेस्ट करें, क्योंकि कानून ऐसे बनाए गए थे कि जिससे वो अपने घरेलू जो उत्पादक और निवेशक हैं उनको संरक्षण प्रदान कर सकें। लेकिन आज का दौर लिबरलाइजेशन का दौर है और हर कंट्री चाहती है कि दूसरे विदेश के लोग उनके देश में आकर व्यापार करें, क्योंकि इससे बहुत से आर्थिक फ़ायदे एक देश में उपलब्ध होते हैं। तो
लिबरलाइजेशन का मतलब ये है कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं एक कंट्रीज़ ने दूसरे कंट्री से व्यापार करने के लिए, ये एक तरीके से डीमोरलाइज करते हैं विदेशी इन्वेस्टर्स को या विदेशी प्रोड्यूसर्स को। तो वो क्या करते हैं, इन कानूनों को कम करते हैं, जिससे कि जो फॉरेन ट्रेड है, वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो उनके देश में आकर इन्वेस्ट कर सकें और उस देश के पास फॉरेन करेंसी का भंडार बढ़ सके। तो लिबरलाइजेशन का जो मतलब होता है, ये होता है कि नियम और कानूनों को कम कर देते हैं या उनको आसान बना देते हैं, जिसकी वजह से जो विदेशी निवेशक है वो इजीली किसी भी देश में निवेश कर सकता है। तो लिबरलाइजेशन एक सब बड़े कारणों में माना जाता है जो ग्लोबलाइजेशन को संभव बनाता है। अगर रूल रेगुलेशन ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए तो विदेशी व्यापार एक देश से दूसरे देश में नहीं हो पाएगा और ग्लोबलाइजेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो नियम कानूनों से जो छूट दी जाती है उनको जो उदार बनाया जाता है, यानी कि लिबरलाइजेशन जो किया जाता है, वो भी एक ग्लोबलाइजेशन को संभव बनाने वाला कारक है। इसके बाद है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है कि एक कंपनी जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं वो भी बड़ी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल खरीदती है और सर्विसेज खरीदती है, और जिससे वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो है प्रोडक्शन कर पाती है, और वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से इस विश्व में व्यापार करती है और अपने प्रोडक्ट को दूसरे देशों में बेचती है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है जब कोई कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी इतने बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करती है तो उसको इकट्ठा माल खरीदना होता है, रॉ मटेरियल का, सर्विसेज का। तो उन इकट्ठा माल खरीदने में जो माल की कीमत होती है वो उन्हें कम पड़ती है, और उससे क्या होता है, उन्हें जो इस बड़े स्केल पर काम करने की वजह से उनको कुछ लाभ मिलते हैं। किसके रूप में? सस्ते रॉ मटेरियल के रूप में। तो रॉ मटेरियल को इकट्ठा खरीदने पर जो हमें बचत होती है उसी को कहते हैं हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यानी कि जब हम बड़े स्केल पर बिजनेस करते हैं तो हमें इकट्ठा माल लेना होता है, रॉ मटेरियल, और इकट्ठा ही प्रोडक्शन करना पड़ता है। तो उससे हमें बहुत सारी बचतें होती हैं। हमें जो रॉ मटेरियल है वो सस्ता पड़ता है, जो वर्कर्स की, एम्प्लॉयज़ की सर्विसेज हैं वो सस्ती पड़ती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं वो भी मोटिवेट करती हैं फॉरेन ट्रेड को, और फॉरेन ट्रेड फिर फर्दर पॉसिबल बनाता है ग्लोबलाइजेशन को या वैश्वीकरण को। तो ये कुछ कारण थे जो ग्लोबलाइजेशन को या वैश्वीकरण को संभव बनाते हैं। अब हम देखेंगे लिबरलाइजेशन क्या है। तो जैसे मैंने अभी बताया, जब एक देश दूसरे देश में व्यापार करता है तो उसको बहुत से कानूनों को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन उन कानूनों में ही जब छूट दे दी जाती है, जब एक देश अब ऐसे कानून बनाता है जो बहुत आसान हो जाएं और जो बहुत कम हो जाएं, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो उस देश में निवेश कर सकें, तो ऐसी स्थिति को ही लिबरलाइजेशन कहा जाता है या उदारीकरण कहा जाता है। यानी कि कानूनों को उदार बनाना, उनको सरल बनाना, उनको कम बनाना ही लिबरलाइजेशन का मीनिंग है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। लिबरलाइजेशन मीन रिमूवल एंड रिडक्शन इन रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन फॉरेन ट्रेड। यानी कि लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है जो रेस्ट्रिक्शंस फॉरेन ट्रेड पे लगाई गई हैं उनको ख़त्म करना या उनको कम करना, इन सच ए वे टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड। और इस तरीके से जिससे कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो बढ़ सके, उसमें वृद्धि हो सके। तो लिबरलाइजेशन का कहने का मतलब यही है कि नियमों और कानूनों में छूट देना ही लिबरलाइजेशन कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे WTO या विश्व व्यापार संगठन। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। आइए। एन ऑर्गेनाइजेशन विच टेंड्स टू मेक इंटरनेशनल ट्रेड। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो किस लिए बनाया गया है, जिसकी प्रवृत्ति क्या है कि वो इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाए। ट्रेड लिबरल बाई रिमूविंग an organization which tends to make international trade liberal by removing and reducing restrictions imposed on foreign trade by individual country। यानी कि एक ऐसी संस्था है जो विदेशी व्यापार को उदार बनाने की काम करती है, और जो रेस्ट्रिक्शंस विदेशी व्यापार पर इंडिविजुअल कंट्रीज लगा देती हैं उनको कम करने का या उनको रिमूव करने का काम करती हैं। तो ये क्या है, वही संस्था क्या कहलाती है? WTO कहलाती है।
तो इट इज़ ए रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। और ये जो है WTO, ये एक तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड की रेगुलेटरी बॉडी है, यानी कि ये इंटरनेशनल ट्रेड को या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियमित करती है। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1 जनवरी 1995 और WTO का जो गठन हुआ था वो 1995 को हुआ था। इससे पहले जो संस्था थी WTO के बदले वो GATT थी, जिसकी फुल फॉर्म थी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये जो GATT है इसकी जो स्थापना हुई थी वो 30 अक्टूबर 1947 को हुई थी, लेकिन इसमें कुछ कमियां थी, जिन कमियों को पूरा करते हुए GATT को हमने रिमूव कर दिया था और उसके बदले WTO की स्थापना की थी। WTO में जो कमियां GATT में थी उन कमियों को दूर किया गया और 1 जनवरी 1995 में GATT को ख़त्म करके WTO की स्थापना की गई। तो ये कहानी थी आपकी WTO की। द हेडक्वार्टर ऑफ WTO इज़ एट जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। और जो इसका WTO का या विश्व व्यापार संगठन का जो हेडक्वार्टर है, प्रमुख कार्यालय है, वो कहाँ पर है? जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। अब हम पढ़ेंगे WTO के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो पहला फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्तर पर व्यापार कराने वाला संगठन। तो इसका पहला मकसद क्या होता है? टू रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है, उसको रेगुलेट करना। रेगुलेट करने का मतलब ये होता है कि ये इस तरीके से कुछ अपने कानून बनाता है WTO, जिसके दायरे में रहकर ही जो इंडिविजुअल कंट्रीज़ हैं वो अपने फॉरेन ट्रेड की पॉलिसीज़ बनाती हैं। जिसके ऐसे कानून बनाता है WTO जिसके अंतर्गत ही, जिनको फॉलो करते हुए ही इंडिविजुअल कंट्री अपने विदेशी व्यापार से संबंधित नीति का निर्माण करती है और अपने विदेशी व्यापार से संबंधित नियमों को बनाती है। तो इसे कहते हैं रेगुलेट करना। तो इस तरीके से जो WTO है उसका एक मेन कार्य क्या है कि ये रेगुलेट करती है या नियमित करती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को या इंटरनेशनल ट्रेड को। दूसरा है सॉल्विंग ट्रेड डिस्प्यूट अमंग मेंबर्स कंट्रीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दो देशों के बीच में व्यापार को लेकर कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, कोई मतभेद पैदा हो जाता है, तो उस मतभेद को ख़त्म करने के लिए उससे पार पाने के लिए जो WTO है वो अपने अधिकार का प्रयोग करता है और वो दो देशों के बीच में जो व्यापारिक मतभेद हैं उनको सुलझाने में मदद करता है। तो इस तरीके से जो विश्व व्यापार संगठन है या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WTO है, वो दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच में व्यापारिक मतभेदों को दूर करने का भी कार्य करता है। तीसरा है लिबरलाइजेशन ऑफ रूल्स रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड। लिबरलाइजेशन का मतलब जैसे मैंने अभी आपको समझाया पहले ही कि नियम और कानूनों में कमी करना ही और उनको आसान बनाना ही लिबरलाइजेशन कहलाता है। तो WTO क्या करता है, जब विदेशी व्यापार को ये क्या करता है, विदेशी व्यापार को करने के लिए जो रूल्स है उनको बहुत ही ज़्यादा उदार बनाता है, उनको बहुत ही ज़्यादा सरल और कम बनाता है। तो इस तरीके से विदेशी व्यापार बढ़ाने के लिए ये रूल्स को लिबरल करने का काम करता है, उनको उदार बनाने का काम करता है ताकि फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा मिल सके। तो ये भी एक मेन फंक्शन है WTO का। अगला पॉइंट है प्रमोशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। प्रमोशन का मतलब होता है संवर्धन करना, यानी कि विदेशी व्यापार को बढ़ाना। तो WTO कैसे आपका प्रमोट करता है फॉरेन ट्रेड को? ये रेगुलेट करके प्रमोट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को, या उन जो इंडिविजुअल कंट्रीज हैं उनके कानूनों को लिबरल बनाकर इंटरनेशनल ट्रेड को या फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करता है। इसी तरीके से जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर हैं, टैरिफ का मतलब होता है टैक्स ऑन इम्पोर्ट और नॉन टैरिफ का मतलब होता है टैक्स के अलावा किसी और कारण से जब हम बैरियर लगाते हैं फॉरेन ट्रेड पे तो वो नॉन टैरिफ बैरियर कहलाता है। तो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को कम करके भी ये फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करता है। दूसरा डिस्प्यूट हैंडलिंग करके भी, जैसा हमने ऊपर पढ़ा, दो देशों के बीच में जब व्यापारिक मतभेद हो जाते हैं तो उनको सुलझाने में भी जो विश्व व्यापार संगठन है वो कार्य करता है।
जिसके कारण जो फॉरेन ट्रेड है वो प्रमोट होता है। अगला है इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड। जैसा कि आप जानते हैं हर देश की टेक्नोलॉजी अलग अलग है, हर देश में टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं है। तो जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज़ हैं वो ऐसी डिवाइस बनाते हैं जिनसे जो सहूलियतें पैदा हों और आदमियों का जो काम है, जो उसका किसी काम को करना है वो आसान हो जाता है, या प्रोडक्शन को करना आसान हो जाता है। तो इस तरीके से विदेशी विश्व व्यापार संगठन क्या करता है, एक देश से दूसरे देशों में व्यापार करने को सरल बनाता है, जिससे जो उपयोगी वस्तुएं और सेवाएं हैं और जो उपयोगी तकनीक है वो एक देश से दूसरे देश में फ़्लो करती है। और एक देश से दूसरे देश में जब वस्तुएं, सेवाएं और तकनीक फ़्लो करती है तो उस देश के जो लोग, हर देश के जो लोग हैं वो उनका फ़ायदा उठाते हैं और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करते हैं। तो इस तरीके से लिविंग स्टैंडर्ड को सुधार, पूरी दुनिया के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड सुधारने में भी WTO काम करता है। तो ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करेंगे, इससे आगे की बात अगली क्लास में की जाएगी।